हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे MIT इंटीग्रेशन बी के ईयर 2022 के क्वालिफाइंग राउंड्स के क्वेश्चन। तो इस 2022 से पहले के जितने भी ईयर्स के क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी MIT इंटीग्रेशन बी की, तो वहाँ से जाके आप वो सारे वीडियोज़ देखते हैं। उसके अलावा आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की एक और प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें मैंने बहुत सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला डेराइव करवाए हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं, ये जो PDF है, जैसे ये पिछले ईयर के 2000 मतलब 2020 के क्वेश्चन है। ये 2021 में MIT इंटीग्रेशन भी हुआ नहीं था ड्यू टू कोविड रीजन्स। तो ये 2020 क्वेश्चन है। ये PDF आपको एज इट इज़ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और PDF मिलेगी वहाँ से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब बहुत सारी PDF हमने अलग अलग ईयर के MIT इंटीग्रेशन भी के क्वेश्चन की वहाँ डाल रखी है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें गिवन है ये है 1 + cos x डिवाइडेड बाय x + sin x, और इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्या मानेंगे, x + sin x, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसे हम t मान लेते हैं। ये जो वैल्यू है ना x + sin x, इसको हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 1 + cos x dx ये किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है, यहाँ देखो क्या होगा, 1 + cos x dx, ये रहा 1 + cos x dx, ये किसके बराबर हो जाएगा, dt के। x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। यहाँ dx आ जाएगा, यहाँ dt आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में तो आ गया dt, डिनोमिनेटर में आ गया t। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन होता है ln t और प्लस में c, या फिर आप ln भी ना लिखना चाहे तो log भी लिख सकते हैं इसे। बस ये ध्यान रखना कि बेस इसका यूलर्स नंबर e है, तो log t। अब ओरिजिनली तो देखो यहाँ पर t आ रहा है, पर हमारे क्वेश्चन में तो t नहीं था, तो t तो हमने क्या करा है, अज्यूम करा है किसको, x + sin x को। तो ये जो वैल्यू है ना t की, यहाँ पर हमें पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ हो जाएगा log ऑफ x + sin x और प्लस में c। तो ये क्या होगा, इस फर्स्ट क्वेश्चन का, हमारे पास जो इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एक बार मैं फिर से कह देता हूँ, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और रिवीजन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। -1 से नहीं, 1 से लेकर हमें √3, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इसमें यहाँ पर लिमिट्स लगी हुई है। ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर कोई भी लिमिट्स नहीं लगी हुई थी, तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था। प्लस सी हम यहाँ पर लिखते हैं, इसमें प्लस सी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये डेफिनेट है, यहाँ पर लिमिट्स लगी हुई है। अब हमें पता है एक रिजल्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आर्क का मतलब क्या होता है, यहाँ पर tan इनवर्स होता है। तो tan इनवर्स ऑफ x + cot इनवर्स ऑफ x, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, π/2 के बराबर होती है। ये जो वैल्यू होती है tan इनवर्स x + cot इनवर्स x, ये होता है π/2 और कांस्टेंट होती है। तो ये जो कांस्टेंट होती है तो इसे बाहर लिखा जा सकता है, π/2 dx/x। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा π/2 ln x, 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, ln x होता है। और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाएगी x = 1 से x = √3 तक, तो ये वैल्यू हो जाएगी π/2 ln ऑफ √3 माइनस ln ऑफ 1। अब हमें पता है ln ऑफ 1 तो कितना होता है, 0 होता है। और ये ln √3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 ln 3 लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/2 1/2 ln 3, और ये से इस तरह भी लिखा जा सकता है π/4 ln 3। 1/2 × 1/2 कितना हो गया, π/4 ln 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सल्यूशन। यहाँ एक बार मैं इसे पूरा स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता हूँ। यहाँ पर देखो पूरा सोल्यूशन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आर्क tan s + आर्क cot x, ये किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, जो फंक्शन हमारे पास गिवन है ना, x² तो है, उसका तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन यहाँ पर हमारे पास गिवन है। तो इसको लिखने का एक तरीका है, देखो कैसे। हम क्या लगाते हैं, समेशन सीरीज लगाते हैं, n = 0 से 2021। यहाँ पर मैंने 22 आ रहा था, पर यहाँ पर मैंने 21 लिखा है,
इसे समझना क्यों लिखा है मैंने। क्यों? क्योंकि जो मैं इंटीग्रेशन लिखूँगा ना, जो मैं इंटीग्रेशन लिखूँगा वो मैं n से n+1 तक लिखूँगा। तो देखो जब आप इसमें ना यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये तो 0 आ जाएगा, पर ये 2021 यहाँ पे पुट करोगे ना तो ये कितना बन जाएगा, 1 ऐड होने के बाद ये बन जाएगा 2022। तो इसलिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक वैल्यू कम लिखी है। यहाँ 2022 था तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 2021 लिखा है। अब इंटीग्रेशन में क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस फ्लोर फंक्शन, और यहाँ पर एक आ जाएगा सीलिंग फंक्शन, और फिर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। इसका हमें यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब ये जो वैल्यू है n=0 से, ये तो एज इट इज़ रहेगी। बची हुई जो वैल्यू है ना n से लेके n+1 तक की, उस वैल्यू के अंदर ये जो फंक्शन है ना x² और इसका फ्लोर फंक्शन और माइनस सीलिंग फंक्शन, ये किस टाइप से चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो वैल्यू है ये n एक इंटीजर होगा और n+1 भी एक इंटीजर होगा। तो इसके बीच में जो हमारे पास फ्लोर फंक्शन x है और सीलिंग फंक्शन x है, इनकी वैल्यू देखो किस तरह से आती है। ये होता है x² माइनस n, और ये हो जाएगा n+1। मतलब इसकी वैल्यू तो हो जाएगी n और इसकी वैल्यू हो जाएगी n+1। मतलब n से n+1 के बीच में इसकी वैल्यू तो n हो जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, और फिर से ब्रैकेट क्लोज। तो ये इंटीग्रेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। बाहर जो समेशन है वो तो एज इट इज़ रहेगा 2021, और यहाँ पर इंटीग्रेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा x³/3 और माइनस यहाँ पर तो देखो ये कांस्टेंट है, यहाँ पर तो x आ नहीं रहा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, n टाइम्स n+1 मल्टीप्लाई बाय x। और इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं। यहाँ हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे x की n से लेके n+1 तक। तो ये वैल्यूज़ भी हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। और फिर क्या करेंगे, हम इसका समेशन सीरीज जो यहाँ पर गिवन है वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं हम। तो ये वैल्यूज़ पुट करने पे क्या आ जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा n, ये तो ये समेशन सीरीज तो एज इट इज़ रहेगी। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो n+1 का होल³ माइनस n+1 n+1 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक और n+1 तो यहाँ आ जाएगा n+1 का होल²। तो ये तो हो गई अपर लिमिट। अब माइनस करेंगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में n पुट करो तो n³/3, और माइनस के अंदर यहाँ जब n पुट करोगे तो ये हो जाएगा n² n+1। इसे और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है आगे, समेशन तो एज इट इज़ रहेगा। इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर सबसे पहले इसका होल³ ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा n³ + 1 + 3n n+1, और यहाँ पर इसके डिवाइड में 3 लगा देंगे, एक 3 यहाँ पर हो जाएगा। और फिर क्या ले सकते हैं, हम एलसीएम ले सकते हैं। तो आ जाएगी वैल्यू -3n n+1 का होल² डिवाइड बाय 3, और यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो इसे शिफ्ट करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और टर्म आ जाएगा माइनस का n³/3 और प्लस में n² n+1, और यहाँ पर भी अगर हम चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम किस तरह लिया जाएगा, यहाँ पर एक बार मैं वापस ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये वैल्यू हो जाएगी n³ माइनस 3n² n+1/3। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3, तो n³ +1 + 3n² + 3n, और बाकी के टर्म्स हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा -3n³ -6n² -3n, और फिर -n³ और प्लस में
3n³ और प्लस में 3n²। ये इस टाइप की वैल्यूज़, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और इस पर लगेगा समेशन सीरीज़ n हमारे पास 0 से लेके 2021 तक। अब यहाँ देखो जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, n³ यहाँ पर आ रहा है और एक -n³ आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके अलावा प्लस का 3n² से माइनस का 3n, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो, देखो 3n² प्लस 3n² 6n² और ये माइनस का 6n², तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो ही चुका है। और उसके अलावा एक और n³ होगा यहाँ पर हमारे पास। एक बार वापस देखते हैं, -3n³ से प्लस का 3n³ कैंसिल, और ये +3n² और ये +3n² से -6 का n² कैंसिल, प्लस n³ से ये -n³ कैंसिल, ये +3n से -3n कैंसिल, तो बचा क्या, ओनली ये 1 बचा है हमारे पास। इसका मतलब ये जो समेशन सीरीज़ है ये किस तरह से आ जाएगी हमारे पास, समेशन 1/3 n = 0 से 2021 तक। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 1/3 × 2022। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे पास 1/3 को हमें कितनी बार ऐड करना है, 0 से स्टार्ट करना है और 2021 तक जाना है। तो कितने टाइम्स हो गया ये, 2022 टाइम्स हो जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 × 22, ये कितना हो जाएगा 674। और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास सॉल्व, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इसका पूरा सोल्यूशन। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एक करना कुछ नहीं था, बस आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना है, यहाँ पर वैल्यू आएगी n और यहाँ आएगी n+1, और बस फिर क्या करना था, हमें जो लिमिट से इन्हें अप्लाई करके सॉल्व करना था, ये 1/3 के इक्वल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें हम क्या आ रहा है, हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं हाइपरबोलिक फंक्शंस की वैल्यू लिख देता हूँ। साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू होती है e⁻x माइनस e⁻−x/2, और कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू होती है e⁻x प्लस e⁻−x/2। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करते हैं। अब साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू हो गई e⁻x माइनस e⁻−x/2, और dx, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x, तो e⁻x प्लस e⁻−x/2, और माइनस में e⁻x माइनस e⁻−x/2। ये वैल्यू हमारे पास आएगी, यहाँ बीच में माइनस है। अब इसे और सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है तो एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं हम, न्यूमरेटर को सॉरी, e⁻−x और dx, और डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा e⁻x प्लस e⁻−x, और माइनस e⁻x और प्लस में e⁻−x। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो ये तो माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस है ना ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2e⁻−x हो जाएगा, और e⁻−x को हम डिनोमिनेटर में ले जाके e⁻x लिख सकते हैं, तो उसे बाद में लिखेंगे। पहले e⁻x माइनस e⁻−x dx डिवाइडेड बाय 2e⁻−x, ये वैल्यू आ गई। बाकी टर्म्स को एक बार वापस से वैसे ही लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा e⁻x dx, और बाहर आ जाएगा 1/2। यहाँ समझना मैंने क्या करा है, ये 2 कांस्टेंट है तो इसे मैं बाहर लिख सकता हूँ, तो इस 2 को मैंने बाहर 1/2 लिख दिया, और ये e⁻−x आ रहा था तो इसे मैंने न्यूमरेटर में भेज दिया, तो ये e⁻x बन गया, और देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है उसे। ये इंटीग्रेशन अब हमारे पास आ गया है, थोड़ा इसे मैं नीचे शिफ्ट करके ले देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, लेट e⁻x है, इसे हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, तो e⁻x dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसे तो हमने क्या मान लिया, सॉरी ई की पावर एक्स को हमने टी मान लिया। तो ये जो ई की पावर एक्स डी एक्स है ना, ये क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स है, इसे तो हमने क्या माना है, टी। तो ये हो जाएगा टी माइनस ई की पावर माइनस एक्स है, यहाँ पर देखो यहाँ माइनस मैंने नहीं लगाया, यहाँ माइनस आएगा। तो ई की पावर माइनस एक्स कितना बन जाएगा, ये होता है 1/e की पावर एक्स होता है, तो ये हो गया 1/t। तो t माइनस 1/t और dt, ये जो पूरा e की पावर x dx है, ये देखो किसके बराबर है, dt के बराबर है। अब इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम बहुत आसानी से, ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया। इसमें हमारे पास लिमिट्स थोड़ी लगी हुई थी, नहीं, ये तो हमारे पास एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो 1/2 t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² माइनस 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln t और आ जाएगा प्लस में c। अब t की वैल्यू हमें पुट करनी है e की पावर x। तो 1/2 ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा ई की पावर 2x/2 माइनस ln ई की पावर एक्स और प्लस में c। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ln ई की पावर एक्स है, ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x को आगे लिखेंगे और ln ई तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर ही होता है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1/2 ई की पावर 2x/2 माइनस x और प्लस में c। यही क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का सल्यूशन होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस आपको ये हाइपरबोलिक फंक्शंस की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ये वाली वैल्यूज़ जो मैंने यहाँ पर लिखी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के सल्यूशन, इस क्वेश्चन को पहले समझो। न्यूमरेटर में एक्स आ रहा है और डिनोमिनेटर में दो टर्म्स गिवन है जिनका यहाँ पर स्क्वायर रूट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका वही रेशनलाइजेशन करेंगे। तो x ब्रैकेट में √x - 1 माइनस रूट में x + 1 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे dx एज इट इज़। अब हमने सेम चीज़ को क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो √x - 1 प्लस √x + 1 और सेम चीज़ √x - 1 और माइनस √x - 1, इस तरह से लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो ये कुछ a + b और a - b टाइप नहीं लिखा, ये a है, ये b है, और ये a है और ये b है। तो इसे लिख सकते हैं हम a² - b²। तो जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो तो एज इट इज़ रहेगा, x टाइम्स √x - 1 माइनस √x + 1 और dx। जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, a² - b², मतलब x - 1 माइनस x - 1 हो जाएगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी, इस x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 क्या बन जाएगा, -2। तो इस माइनस को तो क्या करेंगे हम, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो दोनों टर्म्स है ये तो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, और इस 2 को हम क्या लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x रूट में x + 1 माइनस रूट में, या फिर ऐसा अगर आपको समझ नहीं आया तो इसे एज इट इज़ ही रहने देते हैं, बाहर 1 माइनस साइन लगा देते हैं। तो इंटीग्रेशन x √x - 1 माइनस √x + 1 dx। अब क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन है उसे हम सेपरेट कर लेते हैं। तो -1/2 को एज इट इज़ लिखेंगे, इंटीग्रेशन होगा x रूट में x - 1 dx और माइनस इंटीग्रेशन x रूट में x + 1 और dx। अब इन दोनों इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या मानेंगे हम, x - 1 को u² मान लेंगे, या फिर इस √x - 1 को u मान लेंगे। तो x - 1 कितना हो जाएगा, u² हो जाएगा। तो dx कितना हो जाएगा, 2u du हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, u² + 1 हो जाएगा। उसके अलावा इस इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे,
जो रूट में एक्स प्लस वन है ना, उसे क्या यू तो मानेंगे नहीं, तो टी मान लेते हैं। तो एक्स प्लस वन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस वन। तो डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू टी डी टी। इन वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो जो इंटीग्रेशन है वो कैसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, -1/2 इंटीग्रेशन। यहाँ पर ही जो x है ना, उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, ये वाला x लिखेंगे। तो यू स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वन। उसके बाद क्या बचा यहाँ पर, ये रूट में x माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो u के बराबर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर एक u आएगा, एक u। उसके बाद क्या है, dx। तो dx की जगह ये वैल्यू लिखेंगे 2u du। यहाँ पर हो जाएगा 2u du। और फिर माइनस का साइन, सेम चीज़ इस इंटीग्रेशन के साथ करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन। थोड़ा एक बार इसे मैं शिफ्ट करके लिख देता हूँ। तो इतना पार्ट तो क्या है, इस इंटीग्रेशन को लिखा है। अब इतने पार्ट का अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखें तो वो कितनी हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ देखो कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो इस एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, ये टी स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन। उसके बाद रूट एक्स प्लस वन आ रहा है, वो तो किसके बराबर है, टी के बराबर ही है। तो एक टी आएगा यहाँ पर, और फिर क्या आएगा, डी एक्स। तो ये डी एक्स है 2t dt। इन्हें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ एक मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। तो ये दोनों कांस्टेंट है, इन्हें इंटीग्रेशन से हम बाहर लिख सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, इस 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। और रही बात इस माइनस की, तो क्या करेंगे हम, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो ये प्लस में बन जाएगा और ये माइनस में बन जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर इंटू टी क्या हो जाएगा, टी की पावर 4। मैं थोड़ा यहाँ डायरेक्टली लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी कम है हमारे पास। तो टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी की पावर 5/5। और फिर एक टर्म बचेगा क्या, टी इंटू टी स्क्वायर। वो जब इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर। और फिर उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी की पावर 3/3 माइनस के साइन के साथ। तो माइनस हो जाएगा टी की पावर 3/3। और फिर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। तो ये 2 तो कैंसिल आउट हो ही चुका है, u इंटू यू स्क्वायर। और ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो u की पावर 4 बनेगा। उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, u की पावर 5/5। फिर क्या आएगा, प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा। क्यों माइनस क्यों आएगा, ये चीज़ समझना। क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है, और ये जब माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस ही बनेगा। माइनस u की पावर 3/3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये u और u कितना बच जाएगा, यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, u की पावर 3/3 और प्लस में c। क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब इनकी वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेगी। थोड़ा यहाँ स्पेस का कमी है, एक सेकंड में शिफ्ट करता हूँ चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो है ना, t और u की वैल्यू पुट करते हैं। तो t की वैल्यू किसके बराबर है, ये रहा, रूट ऑफ एक्स प्लस वन। और u की वैल्यू रूट ऑफ एक्स माइनस वन। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो t की वैल्यू कितनी है, रूट में x प्लस वन है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस वन की पावर 5 है, तो 5/2 हो जाएगा। रूट की वैल्यू को हम 5/2 लिख देते हैं, माइनस x प्लस वन की पावर ये हो जाएगा 3/2, क्योंकि रूट भी आ रहा है एक। सेम चीज़ माइनस की, ये हो जाएगा x माइनस वन की पावर 5/2/5। और ये हो जाएगा 3/2/3 और प्लस में c। तो ये होगा हमारे पास इस इंटीग्रेशन का सल्यूशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें बस हमें करना कुछ नहीं है, वही हमने पहले रेशनलाइजेशन करा है यहाँ पर, उसके बाद सॉल्व किया तो कुछ ये टाइप का इंटीग्रेशन बना। तो इसे हमने u मान लिया, इसे हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो इन दोनों इंटीग्रेशंस को अलग अलग सॉल्व किया है, और फिर लास्ट में जो आंसर आ रहा है उसे हम एक साथ यहाँ पर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इससे पहले हम इसे सॉल्व करें, इसको क्या मान लेते हैं, हम i मान लेते हैं। इस इंटीग्रेशन को क्या मान लेते हैं, कैपिटल I मान लेते हैं। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है, a से b तक जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी फंक्शन का, तो उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a से b इंटीग्रेशन
एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है ना उन दोनों को ऐड करेंगे और एक्स माइनस करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये दोनों सेम आता है। ये एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। तो सेम प्रॉपर्टी हम जो आई है उसके अंदर अप्लाई करते हैं। 0 से पाई कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स और डी एक्स। यहाँ हमने क्या करा, देखो ये जो x है ना, इस x की जगह हमने क्या लिखा है, पाई माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि पाई प्लस जीरो कितना हो गया, पाई, और फिर हमने क्या कर दिया, पाई माइनस एक्स कर दिया। तो इस x की जगह क्या लिखा है, पाई माइनस एक्स लिखा है, और इस x की जगह भी पाई माइनस एक्स यहाँ पर हमने लिखा है। अब i की वैल्यू सॉल्व करते हैं आगे। 0 से पाई कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। अब हमें पता है कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स होता है ना, ये किसके बराबर होता है, माइनस कॉस एक्स के बराबर होता है ये। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0 से पाई कॉस ऑफ पाई माइनस, अब माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। अब क्या करो, इस पूरे टर्म को एक सिंगल यूनिट की तरह देखो। तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, इसे थीटा मान लो, तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा ये कितना हो जाता है हमारे पास, माइनस कॉस थीटा हो जाता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई की, माइनस को बाहर लिख देते हैं, 0 से पाई कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन कैसे आ गई, आई इज इक्वल टू माइनस आई, मतलब जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, उसी के माइनस के बराबर है। तो ये 2i की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो i की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0। और यही क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर होगा। यहाँ आपको पूरा सोल्यूशन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स। तो इसको लिखते हैं एक अलग तरीके से। पहले मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखो एक्स की पावर 3 थी, मैंने पावर कितनी लिखी है, 2, मतलब एक और एक्स आएगा यहाँ पर, उसे मैं लिख देता हूँ एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे हम, लेट एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो 2x डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के बराबर, या फिर हम कह सकते हैं एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी बाई 2 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसे सेकंड इक्वेशन मान लो। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किस तरह चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर टी पुट कर देंगे और यहाँ पर भी टी पुट कर देंगे, और ये जो एक्स डी एक्स है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, डी टी बाई 2, क्योंकि एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी टी बाई 2 है। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी टी साइन टी और डी टी, और ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें अप्लाई करेंगे हम। तो टी साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस टी, और फिर माइनस इंटीग्रेशन टी का डिफरेंशिएशन होता है 1, और साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस टी हो जाएगा, और यहाँ पर एक डी टी आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी। यहाँ जो ये माइनस और ये माइनस है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन टी होता है, और प्लस में एक सी भी आएगा, प्लस सी। तो जो हमारे पास आंसर कितना हो गया वो साइन टी माइनस टी कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करनी पड़ेगी, तो टी की वैल्यू देखो कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको इसका पूरा सोल्यूशन दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें भी हमें एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा।
हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है उसे हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो 2x dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के, और x dx कितना हो जाएगा, dt/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। और एक और चीज़, x की पावर 4 कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखो x dx वो किसके बराबर हो जाएगा, dt/2 के। तो 1/2 को तो मैं बाहर लिख देता हूँ, और उसके बाद ये जो टर्म है x dx, तो ये हो जाएगा dt/2। तो यहाँ पर dt आ जाएगा, 2 को तो मैंने बाहर लिख दिया। 1 माइनस एक्स की पावर 4 कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो यहाँ पर टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक बेसिक फार्मूला होता है। इस इंटीग्रेशन का हम क्या कहते हैं, एक बेसिक फार्मूला होता है। ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आपने अगर प्रीवियस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की वीडियो देखे होंगे तो इसका फॉर्मूला होता है ln 1 प्लस टी और 1 माइनस टी और प्लस में सी। ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 ln, यहाँ ln एक बार मैं ढंग से क्लियरली लिख देता हूँ। अब यहाँ पर जो टी आ रहा है ना, टी की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में सी। तो यही क्या होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन होगा। तो यहाँ पर इसको पूरा आंसर दिख रहा होगा। इस तरह से इसका सल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने एक एरर कर दी। क्या एरर करी है, देखो यहाँ पर हमारे पास जो x dx है वो कितना आ रहा था, dt/2 आ रहा था। तो जब हमने यहाँ पर ये जो x dx है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने लिखी, तो एक 1/2 हमने नहीं लगाया, तो यहाँ बाहर एक 1/2 भी आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 2 यहाँ पर लगेगा और एक 2 को हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी एक 2 आएगा, यहाँ पर भी एक 2 आएगा। तो साइन x²/2 अपॉन x² cos x/2, इस तरह से इसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास बस एक आइडेंटिटी बेस्ड फॉर्मूला है। सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की ये वैल्यू होती है, और इसका इंटीग्रेशन होता है tan हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी। तो ये तो एक हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्मूला होता है। ये भी मैं आपको जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो आपको टेलीग्राम के ऊपर PDF मिलेगी, उसमें भी मैंने ये सारे फॉर्मूला डेराइव करे हुए हैं, वहाँ पर से जाके आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखो e की पावर x है, और ये यहाँ पर देखो दोनों जगह कॉमन आ रहा है। तो इसे अगर हम कॉमन लेने की ट्राई करें तो कैसे आंसर जो कॉमन किस टाइप से कैसे लेंगे हम इसे, e की पावर में e की पावर x को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस e की पावर माइनस x बचेगा एक, और dx। ठीक है, यहाँ तक तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। अब क्या करते हैं इसके आगे, या फिर यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर जो देखो टर्म था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। e की पावर x आ रहा था, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो उसे मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ तो बचा 1 कॉमन लेने के बाद, और यहाँ पर क्या बचा माइनस में e की पावर माइनस एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम e की पावर x है ना, इसको क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। या फिर मैं dx की वैल्यू लिखूँ dt/e की पावर x, या फिर इसे इस तरह से ना समझ के आप एक और तरीका है लिखने का, ये जो e की पावर x है ये तो t हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, dt/t हो जाएगा। या फिर ऐसे भी ना समझ के आप, एक तरीका और है इसे समझने का। तो x की वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ln t लिख सकता हूँ। तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/t dt हो जाएगी। तो इसे दे देते हैं नाम हम फर्स्ट इक्वेशन, इसे नाम दे देते हैं हम सेकंड इक्वेशन। उसके अलावा जो t है ना, अब उसकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी। तो t की जो लिमिट्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम,
ये जो वैल्यू है 0, इसको उठाओ और यहाँ पे पुट करो, तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो t की लोअर लिमिट हो जाएगी 1, और फिर ये जो 1 है इसे उठा के यहाँ पे पुट करो x की जगह, तो e की पावर 1 मतलब e, तो t की जो अपर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, e हो जाएगी। तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो क्या से हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी 1 से e तक। और फिर क्या करेंगे हम, यहाँ देखो e की पावर x आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर t हो जाएगा, यहाँ e की पावर t आ जाएगा। और फिर 1 माइनस, यहाँ क्या जा रहा है, e की पावर माइनस x आ रहा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/t लिख सकते हैं, 1/t। और फिर यहाँ dx है, तो dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/t dt, तो यहाँ पर एक और 1/t dt आ जाएगा। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, e की पावर t को तो एज इट इज़ लिख देंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, ये जो 1/t है ना, इसे मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और इस 1/t से भी मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो क्या हो जाएगा, 1/t माइनस 1/t²। या फिर इसे एक और तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर ये जो माइनस है ना, इसे मैं क्या लिख देता हूँ, प्लस लिख देता हूँ, और इसे माइनस लगा के एक और ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ। ऐसे लिखने का फ़ायदा क्यों है, अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसे क्या मान लो, f(t) मान लो 1/t को, और प्लस में e की पावर t इंटीग्रेशन 0 से 1। हम क्या कर रहे हैं, ये जो e की 1/t है ना, इसे क्या मान लो, f(t) मान लो, तो ये जो 1/t² है ना, ये क्या हो जाएगा, f'(t) नहीं हो जाएगा क्या, ये माइनस 1/t², ये क्या हो जाएगा, f'(dt). तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, e की पावर t f(t), और यहाँ पर 0 से 1 तक, या फिर यहाँ पर लिमिट्स नहीं लगाते अभी हम, ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाया है। तो ऐसा पैटर्न बन रहा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है ना हमारे पास वो कितना हो जाएगा, e की पावर t, और f(t) कितना होता है, 1/t है यहाँ पर हमारे पास, और प्लस में c, प्लस c भी नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास तो लिमिट्स है इसकी, तो लिमिट्स हो जाएगी इसकी t = 1 से t = e, तो आंसर हो जाएगा e की पावर e अपॉन e माइनस e की पावर 0। अब e की पावर t/t आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, लिमिट लगाएंगे, सॉरी e की पावर 1 है ना, यहाँ पर मैं 0 क्यों लगा रहा हूँ, e की पावर 1/1, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल में e की पावर e -1 और माइनस e, ये होगा हमारे पास इस इंटीग्रेशन का आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस एक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, ये जो प्रॉपर्टी है ना e की पावर t में, यहाँ पर अगर f(t) हो और यहाँ पर f'(t) आ रहा हो, तो ये किसके बराबर होता है, e की पावर t f(t) के बराबर होता है। वैसे इसे मैं पहले भी बता चुका हूँ ये प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो इसमें एक हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, देखो एक इतना बड़ा फंक्शन है जिसमें n बार ये जो साइन फंक्शन है ना, ये n टाइम्स आ रहा है, और ये जो बीच में जो लास्ट है ना, जो सबसे स्टार्टिंग वाला साइन है, ये किसके बराबर है, π/3x के बराबर है। तो इसे 0 से 3 तक इंटीग्रेट करना है, और फिर लिमिट हमें इन्फिनिटी के यहाँ पर लगानी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है ना इसे y मान लेते हैं, तो साइन π/3 साइन π/3 और फिर से साइन π/3, और इस तरह ये पैटर्न चलता जा रहा है, लास्ट में बस एक π/3x हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इसे किस तरह से लिख सकते हैं, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिमिट इन्फिनिटी तक भी लगी हुई है हमारे पास, और ये टर्म्स आ रहे हैं n बार, तो इन्हें क्या कर लेते हैं हम, इन्फिनिटी ही मान लेते हैं हम। तो इसे समझ लो ये इन्फिनाइट टाइम से लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन और लिमिट को क्या कर सकते हो आप, एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब इंटरचेंज कर सकते हो। तो इसे मैं लिख सकता हूँ y साइन π/3y, इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इस वाले टर्म को तो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ यहाँ पर, बचा हुआ ये जो पार्ट है ना इतना, ये इन्फाइनाइट टाइम से रिपीट कर रहे हैं, तो इसे मैं y के बराबर ही लिख देता हूँ। तो हमारे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई है एक,
अब इसके ना हमारे पास सोल्यूशन हमें निकालने हैं। तो बाय ऑब्जर्वेशन y की वैल्यू जो 1 है ना, y की वैल्यू 1/2, ये क्या करते हैं, इसे सेटिस्फाई कर रही है। आप यहाँ पर एक बार चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू 1/2 पुट करो तो 1/2 रहेगा, यहाँ पर भी 1/2 पुट करो तो ये कितना बन जाएगा, sin π/6 बन जाएगा। और sin π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 ही होती है। ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो y की वैल्यू 1/2 आ गई, तो ये हो जाएगा, जो हमारे पास सोल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी तो हमने यहाँ पर लगा ही दिया पहले, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 3 तक 1/2 dx। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, 3 माइनस 0, इसका मतलब 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। और यही क्या होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन। तो एक बार ये पूरा आपको सल्यूशन दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, y की वैल्यू को हम है ना यहाँ पर 0 नहीं ले सकते। उसके पीछे क्या है, जो अगर आप इसका कैलकुलस पढ़ेंगे आगे तब आपको समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएशन करके देखोगे ना इसका, तो वो इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये पॉइंट जो होगा हमारे पास, इसे क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट वैल्यू होगी यहाँ पर y की वैल्यू। तो यहाँ पर y की वैल्यू हम 1/2 ही लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को समझो क्या है। हमें रूट में वैल्यू गिवन है 1 माइनस रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट्स भी लगी हुई है 0 से 1 तक। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को है ना, इस वैल्यू को क्या मान लेते हैं हम, कुछ सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यू 1 माइनस रूट एक्स इसको मान लेते हैं यू मान लेते हैं। तो 1 माइनस रूट एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यू स्क्वायर के बराबर। या फिर मैं कहूँ रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस यू स्क्वायर हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वापस से स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यू की पावर 4 माइनस 2u स्क्वायर। और अगर अब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं dx, तो वो कितना हो जाएगा, 4u की पावर 3 माइनस 4u और du, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। और एक और चीज़ हमें यहाँ पर जो u की लिमिट्स हैं वो भी चेंज हो जाएगी। वो कैसे चेंज हो जाएगी, यहाँ पर पहले 0 आ रहा है तो 0 को यहाँ पर रखो, सॉरी 0 को यहाँ पर नहीं, ये जो हमने अज्यूम करी है वैल्यू, इसमें पुट करो 0, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो लोअर लिमिट कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, इस 1 को उठा के यहाँ पे रखो, तो ये बन जाएगा रूट में 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो मतलब अपर लिमिट कितनी आ रही है हमारे पास, 0 आ रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इंटीग्रेशन में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से 0 तक का, 1 से 0 तक। और ये जो वैल्यू है ना रूट में 1 माइनस 1/√x, तो ये तो किसके बराबर है, u के बराबर ही है। तो यहाँ पर एक तो u आ जाएगा, फिर उसके बाद एक dx बचा, तो dx की वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4u की पावर 3 माइनस 4u और du। अब हमें बस ऊपर वाले ही जो वैल्यूज़ हैं उनसे कोई काम नहीं है, बस इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। तो यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ पर भी 4 आ रहा है, 4 को कॉमन ले सकते हैं हम, तो 4 को यहाँ कॉमन ले लो और बाहर इंटीग्रेशन से बाहर यहाँ पर लिख देंगे हम। उसके बाद u जब u की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, u की पावर 4 du माइनस वापस से 4 आएगा और ये हो जाएगा u जब इस u से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, u स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे u स्क्वायर du और ये भी 1 से 0 तक। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4u की पावर 5/5 इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, u की वैल्यू 1, u की वैल्यू 0 -4 इंटीग्रेशन नहीं
वैल्यू आएगी यहाँ पर u⁻³ और वैल्यू हो जाएगी इसकी u की वैल्यू 1 से लेके u की वैल्यू 0 तक। तो इन्हें पुट करते हैं अब। तो 0 पे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, -1 पे वैल्यू लिखते हैं हम। तो ये हो जाएगा -4/5 हो जाएगा। और फिर -4 वैल्यू 0 पे तो कितनी आएगी वैल्यू 0, और 1 पे वैल्यू पुट करते हैं तो कितनी हो जाएगी माइनस की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो यहाँ हो जाएगा -1/3। तो इसे अगर हम सोल्व करें तो वैल्यू हो जाएगी 4/3 माइनस 4/5। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 1/3 माइनस 1/5। ये हो जाएगा 4 टाइम्स 5 माइनस 3/15। ये हो जाएगा 8/5। तो यही क्या होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8/5। तो यहाँ स्क्रीन पर आपको इसका सोल्यूशन दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो इस क्वेश्चन को भी देखो ध्यान से समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है एक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको तो एज इट इज़ लिखेंगे। डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, एक 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर भी मैं 6 लगा देता हूँ, यहाँ पर भी मैं 6 लगा देता हूँ। तो x प्लस x²/2 प्लस x⁻³ अब क्या करेंगे हम, ये जो 6 है ना इसे तो मैं बाहर लिख देता हूँ, और ये जो 6 है ना इसे मैं सब टर्म से एक एक करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 6 यहाँ पर आ जाएगा x³/dx डिवाइडेड बाय, तो देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, इस 6 को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या x⁻3। फिर उसके बाद इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करो तो इससे कितने टाइम्स कैंसिल होगा 3 टाइम्स। तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 3x², और फिर वही टाइम्स इस 6 को x से मल्टीप्लाई करो तो 1 से, तो हो जाएगा प्लस 6x और प्लस में 6। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर में बन रहा है ना इसे एज इट इज़ हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 6, और माइनस क्या करेंगे हम, देखो यहाँ x³ था तो यहाँ पर मैंने x³ लिख दिया, पर ये जो टर्म्स है ना ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड करें। यहाँ पर एक चीज़ मैंने गलत लिख दी, यहाँ x⁻² आएगा, ठीक है। तो मैंने एक्स्ट्रा टर्म्स क्या ऐड करें, ये ऐड करें। तो एक बार जब मैं इन्हें ऐड कर देता हूँ तो एक बार क्या कर देता हूँ माइनस भी कर देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा -3x² प्लस 6x प्लस 6, और डिनोमिनेटर में वही टर्म एज इट इज़ x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 6, और यहाँ एक dx। अब क्या करेंगे हम, ये जो टर्म है ना इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या 6dx। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटीग्रेशन dx, और फिर माइनस वापस से एक बार 6, और वैल्यू वही रहेगी हमारे पास डिनोमिनेटर में x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 6, यहाँ पर dx, और वैल्यू क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी। तो यहाँ हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 6। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसे क्या मान लो, t मान लो, इसे t मान लो, तो जो dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3x² प्लस 6x प्लस 6 dx हो जाएगी। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना ये क्या बन जाएगी, dt बन जाएगी। तो इंटीग्रेशन dt/t कितना हो जाएगा, ln t हो जाएगा प्लस c, और t की जगह हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमने मानी थी ना इसको यहाँ पर हम लिख देंगे। तो बेसिकली अगर ये t है तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, dt लिखा हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ln t प्लस c। तो t की वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे कितनी, x³ प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 6। तो ये मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखूँगा, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सबसे पहले ये तो 6x हो जाएगा, ये जो dx है ये तो x बन जाएगा, -6 ln
एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 6x+6 और प्लस में c। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम 6 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो x माइनस ln x³ प्लस 3x² प्लस 6x+6 और प्लस में c। तो ये हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का हमारे पास सल्यूशन, और यही इसका आंसर है। रेक्टेंगल नहीं बना अभी यहाँ पर, तो ये रेक्टेंगल बन गया है, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको पूरा सल्यूशन दिख रहा होगा। इस इंटीग्रेशन को अब लिखने का एक और तरीका है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसे भी मैं लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर 6x माइनस ln, जो हमारे पास देखो डिनोमिनेटर में इस टाइप से यहाँ पर लिखा हुआ था ना ये, तो इस टाइप से अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, एक 6 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1 प्लस x+x² 2 प्लस x³ 6 और प्लस c डबल डैश। यहाँ देखो मैंने c में डबल डैश क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो जाएगी अब, मतलब ये ऊपर वाले कांस्टेंट के साथ सेम नहीं होगा। यहाँ से एक 6 कॉमन लोगे तो वो मल्टीप्लाई में लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम, तो एक ln 6 अलग हो जाएगा, और फिर उसे हम इस कांस्टेंट के साथ लिख देंगे इस 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये c से c डैश बन जाएगा, और ये जो पूरे टर्म्स हैं ये इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही इसके सही आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इस क्वेश्चन को समझो, इसमें बस हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ होगी। कैसे यूज़ होगी, इसे मान लो a और इसे मान लो b, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ a+b बन जाएगा, और माइनस ये बन जाएगा साइन ऑफ, ये a है और ये माइनस b है, तो साइन ऑफ a+b माइनस साइन ऑफ a-b की आइडेंटिटी यहाँ पर बन जाएगी। वो किसके बराबर होती है, तो एक बार मैं पहले आइडेंटिटी ही लिख देता हूँ यहाँ पर, ऐसे समझो, साइन ऑफ a+b माइनस साइन ऑफ a-b, तो ये होता है 2 टाइम्स कॉस ऑफ a और साइन ऑफ b। ये हमारे पास क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो अगर मैं लिखना चाहूँ, ये तो a है और ये क्या है हमारे पास b है, और सेम चीज़ ये a है और ये क्या है हमारे पास b है। तो ये जो है इंटीग्रेशन है ये हमारे पास किस तरह से चेंज हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है उसे हम बाहर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ x साइन ऑफ साइन x, और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब क्या करेंगे हम, लेट जो साइन x है ना उसे हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, तो जो cos x dx है वो किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है वो किस तरह चेंज हो जाएगा, यहाँ देखो ये जो साइन x है ना ये तो t बन जाएगा, क्योंकि हमने इसे t माना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, साइन t के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और ये जो dx है और ये जो cos x है ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ t dt। अब साइन t का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस t और प्लस में c। अब यहाँ पर कॉस में जो वैल्यू है t, तो t की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो t किसके बराबर होता है, साइन x के बराबर होता है, तो यहाँ आ जाएगा साइन x और प्लस में c। तो यही हमारे पास क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का सल्यूशन होगा। फिर से रेक्टेंगल नहीं बना, रेक्टेंगल बनाते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सल्यूशन हो जाएगा। ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, और अगर आइडेंटिटी आपको नहीं भी पता ना तो उस केस में क्या करोगे, इसका फॉर्मूला लिखो, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इसका फॉर्मूला लिखो तो वो कितना हो जाएगा, माइनस साइन ए कॉस बी, और माइनस क्योंकि बाहर एक आ रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आता है ना वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, प्लस में कॉस ए साइन भी हो जाएगा। तो जो साइन वाले टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये दोनों ऐड होके 2 कॉस ए साइन भी हो जाएगा। मतलब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ना उनका अगर आप डिफरेंस लोगे तो यही वैल्यू आती है 2 कॉस ए साइन बी। तो वही हमने यहाँ पर अप्लाई करा है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी स्टार मार्क लगा लो। यहाँ देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे। 10 की पावर 4 आ रहा है, यहाँ सेक की पावर 3 है, यहाँ 10 स्क्वायर एक्स है और यहाँ सेक की पावर 5 है। तो पहले जो जो चीज़ें कॉमन आ रही है ना उन्हें कॉमन ले लो। तो 10 स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है और सेक की पावर 3x कॉमन आ रहा है। तो बचे हुए टर्म्स देखो क्या है, ये तो कॉमन चले गया और यहाँ पर पावर 2 आई, मतलब एक स्क्वायर बचा। तो 10 स्क्वायर एक्स एक वैल्यू बची और प्लस सेम चीज़ यहाँ पर, ये तो कॉमन ले लिया हमने और यहाँ पावर 2 बचेगी एक। तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स और ये dx। अब ये तो देखो कोई फॉर्मूला हमारे पास बनता नहीं है, यहाँ अगर माइनस होता ना तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, -1 हो जाती, पर यहाँ प्लस आ रहा है। तो अब इसमें देखो क्या करेंगे हम, एक सब्सटीट्यूशन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो हम क्या मानते हैं, लेट t इज टू 10x और sec x और 10x के मल्टीप्लिकेशन को हमने t मान लिया। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है dt/dx वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर दो फंक्शंस का क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। तो पहले 10x को डिफ्रेंशिएशन करते हैं, वो कितना होता है sec स्क्वायर एक्स और एक sec x पहले, तो हो जाएगा sec क्यूब x और प्लस अब 10x को एज इट इज रख दें। sec x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, sec x 10x होता है, तो ये हो जाएगा sec x और 10 स्क्वायर x। अब यहाँ से जो टर्म कॉमन आ रहा है sec x उसे यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो dt/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, sec x और sec स्क्वायर x प्लस 10 स्क्वायर x, ये वैल्यू हो जाएगी। अब अगर मैं इस dt को dx को भी यहाँ से हटाऊँ डिनोमिनेटर से, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसको। अब इस वैल्यू को यहाँ पर समझो, यहाँ पर देखो 10x और sec x आ रहा है, पर यहाँ पर sec की पावर 3 है और यहाँ पावर कितनी है, 2 है। तो इसे हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, इसे दो पार्ट में बचेंगे, sec स्क्वायर x और एक sec x। तो ये जो sec x है ना वो इन दोनों के साथ मिल के क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा dt बन जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर जो टर्म्स बचेंगे ना 10 स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स, ये क्या बन जाएंगे, टी स्क्वायर बन जाएंगे। तो इसे मैं डायरेक्टली लिखूँगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो लिमिट्स हमारे पास लगी हुई नहीं है, तो उसकी हमें यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इंटीग्रेट कर दो। टी की पावर 3/3 और प्लस में सी। अब टी की पावर 3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, वो कितना है 10x sec x 10x था ना, 10x sec x था और इसकी पावर 3/3 और प्लस में c। तो इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है 10 क्यूब x मल्टीप्लाई बाय sec क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 और प्लस में c। तो ये हो गया इस वाले इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 15 का सल्यूशन। यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार मार्क लगा लो। हम एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं डायरेक्ट। पहले क्वेश्चन समझो, 1 + log x है और log ऑफ log x है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसे, हम क्या करेंगे, log x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो x किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर t के। तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर t dt हो जाएगी। और यहाँ पर पास ये क्या है, एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसका हमारे पास फ़ायदा है। तो ये वैल्यूज़ को अब यहाँ पे पुट करते हैं। log x क्या है, t, तो इसके जगह तो क्या आ जाएगा t। तो सबसे पहले लिखते हैं 1 + t और log ऑफ, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, log x आ रहा है, तो इस log x की जगह t लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ t बन जाएगा। ये log t लिखा हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद रही बात किसकी, इस dx की, तो dx की जगह क्या लिखेंगे, e की पावर t dt, e की पावर t और dt। अब क्या करेंगे हम, ये जो log t आ रहा है ना, इसे हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस t से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस इंटीग्रेशन को देखना आप ध्यान से। e की पावर t को तो मैं आगे लिख देता हूँ, ये जो e की पावर t है ना, इसे मैंने आगे लिख दिया। फिर इस log t को इस t से मल्टीप्लाई करूँगा और इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा t
log t और प्लस में log t और dt। आई होप अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक तो बस हमने बेसिक सब्स्टिट्यूशन करा है। अब एक चीज़ समझो, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, t log t को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, क्या आता है? यहाँ पर करो d/dt, तो ये कितना हो जाएगा? पहले log t आ जाएगा और प्लस में t हो जाएगा और log t का डिफ्रेंशिएशन 1/t हो जाएगा। तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? log t प्लस 1 बचेगा। मतलब इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ देखो log t तो हमारे पास आ रहा है, मतलब हमें क्या चाहिए? एक +1 की वैल्यूज़ चाहिए बस। तो हमें एक +1 चाहिए तो एक -1 भी करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हम इस तरह से इसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन e⁻t log t प्लस log t प्लस 1 और एक बार माइनस भी करना पड़ेगा, और -1 और dt। अब इसे लिखने का एक और तरीका है, हम क्या करेंगे? इसी की पावर t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, या मैं ब्रैकेट भी लगा देता हूँ एक और अंदर। और फिर क्या करेंगे? ये जो e की पावर t है इसे इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो e की पावर t log t प्लस log t प्लस 1 और dt, और माइनस इंटीग्रेशन e की पावर t dt। ये कैसे आया? ये जब e की पावर t क्या होगा, इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? e की पावर t हो जाएगा, और ये माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा, dt एज इट इज। अब अगर इसे मानो आप क्या, f ऑफ t, तो ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है? f'(t) लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है ना, जो प्रॉपर्टी होती है वो कितनी हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा e की पावर t f(t), मतलब t log t, और यहाँ हो जाएगा माइनस e की पावर t और प्लस में c। तो बस अब ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पर पुट करनी है, बस t की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो एक चीज़ समझना, t की जगह log x रखेंगे और e की पावर t की जगह x रखेंगे। वापस से समझना, t की जगह क्या लिखेंगे? log x, और e की पावर t की जगह x। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारे पास t था ही नहीं कहीं पे, t तो हमने एज्यूम करा है। तो ये वैल्यू अब इसका आंसर लिखते हैं। e की पावर t की जगह क्या लिखना है हमें? x, और log t की जगह, मतलब t की जगह हमें क्या लिखना है? log x। तो t की जगह log x, तो ये हो जाएगा log, t की जगह यहाँ आ जाएगा log x, और log ऑफ log x, और e की पावर t की जगह x और प्लस में c। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन, x log x log ऑफ log x माइनस x और प्लस में c। ये क्या है हमारे पास इस इंटीग्रेशन का सल्यूशन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ना, मैं उसे एक बार वापस से लिख देता हूँ, e की पावर t f(t) प्लस f'(t) dt इंटीग्रेशन, ये किसके बराबर होता है? e की पावर t f(t) प्लस c के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ करी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब ये क्वेश्चन है ना, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर ही है ये। बस यहाँ समझो 1 प्लस साइन एक्स है, और प्लस, देखो पहले सारे टर्म समझो, 1/1 प्लस साइन एक्स है, फिर साइन एक्स को कॉस एक्स से रिप्लेस कर दिया, फिर यहाँ पर टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने यहाँ पर लिख दिए। 1/1 प्लस साइन एक्स, 1/1 प्लस कॉस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। तो हम क्या करेंगे? देखो साइन और कोसेक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं। तो इन्हें हम क्या लिखते हैं? एक साथ लिखते हैं 1 प्लस, अब कोसेक एक्स कितना होता है? 1/sin x होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1/sin x प्लस, सेम चीज़ यहाँ पर है 1 प्लस कॉस एक्स, और ये जो सेक वाला टर्म है ना, ये वाला, इसे लिखूँगा अब यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1/1 प्लस टेन एक्स। अगर मैं यहाँ लिखूँगा
तो मुझे लिखना पड़ेगा ये वाला टर्म यहाँ पर लिखा है मैंने, और कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म यहाँ लिखा है, और ये जो कोट वाला टर्म है ये अब मैं लिखूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार समझिए अब ध्यान से, ये जो कोसेक एक्स है ना, इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/sin x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 1/sin x लिखा और इस टर्म को मैंने यहाँ पर साइन के साथ लिख दिया। फिर नेक्स्ट ये जो सेक वाला टर्म है इसे मैंने यहाँ पर 1/1 + cos x लिख दिया, और कोट एक्स वाला टर्म 1/1 + tan x लिख दिया। अब इन्हें अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ देखो, इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी कुछ इस तरह से। पहले मैं 1/1 + sin x एज इट इज़ लिखता हूँ। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे ना एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा sin x + 1, और ये जो sin x है ये न्यूमरेटर में चल जाएगा। तो ये हो जाएगा sin x / 1 + sin x प्लस सेम चीज़ यहाँ पर हो जाएगी 1/1 + cos x, ये तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस cos x/1 + cos x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 + tan x और प्लस tan x/1 + tan x हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ अब आपके पास आ जाएगी। अब और भी ज़्यादा एक बार और एलसीएम लेना पड़ेगा। अब यहाँ देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर भी एलसीएम ले सकते हैं हम। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 1 + sin x / 1 + sin x, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 + cos x/1 + cos x। और नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 1 + tan x/1 + tan x और dx। तो ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटीग्रेशन dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 dx, इसका मतलब 3x और प्लस में c। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस c लगाएंगे हम यहाँ पर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या गिवन है, हमें इंटीग्रेशन करना है 1/√x - x²। तो यहाँ x आ रहा है और यहाँ x² आ रहा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में एक x कॉमन ले लूँ, dx/√, यहाँ x कॉमन लिया तो हो गया 1 - x। तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है dx/, रूट को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। अब सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, लेट। तो सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो √x आ रहा है ना, इसे t मान लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t², dx हो जाएगा 2t dt हो जाएगा। और अगर मैं लिखूँ 1 - x, तो वैल्यू हो जाएगी 1 - x कितना हो जाएगा, 1 - t², मतलब रूट में 1 - x, रूट में 1 - t² के बराबर हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है वो देखो कैसे चेंज होगा। सबसे पहले क्या आ रहा है, dx, तो dx की वैल्यू लिखेंगे हम 2t dt। तो ये हो जाएगा 2t dt डिवाइडेड बाय, यहाँ कितना आ रहा है, √x। तो √x किसके बराबर है, t के बराबर है। तो यहाँ पर एक t आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, रूट में 1 - x। तो रूट में 1 - x किसके बराबर हो जाएगा, रूट में 1 - t² के। तो रूट में 1 - t²। और क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिमिट्स तो लगानी नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 dt/रूट में 1 - t²। एक चीज़ समझना है यहाँ पर, इस t से ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है तो हम इंटीग्रेशन से इसे बाहर लिख देंगे। तो ये वैल्यू ही आपके पास बन जाएगी। तो ये तो हमारे पास एक बेसिक इंटीग्रल है, इसका फॉर्मूला होता है 2
साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस सी, और टी की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने अज्यूम करी थी, जो हमने पुट करी। तो टी की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स। तो 2 साइन इनवर्स रूट एक्स और प्लस में सी, यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुछ स्टूडेंट्स इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को आर्क साइन एक्स भी लिखते हैं, साइन रूट एक्स भी लिखते हैं इसे, 2 साइन आर्क। तो ये भी इसका आंसर सही है, साइन इनवर्स एक्स को आर्क साइन एक्स भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर पूरा सलूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क लगा लेना। तो ये हमारे पास कुछ बाइनोमियल थ्योरम के इसके अंदर क्या होंगे, कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो एक हमारे पास क्या आ रही है, एक सीरीज़ आ रही है सीक्वेंस की, तो इसमें हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर यूज़ होगी। और बाइनोमियल थ्योरम भी नहीं, उसका एक जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो वो फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ। वी नो दैट, जो वो सीक्वेंस है वो कितना है, 1 माइनस एक्स की पावर अगर माइनस के है, तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, समेशन एन इज इक्वल टू ज़ीरो से, एन इज इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी के प्लस एन माइनस वन एन, और यहाँ हो जाता है एक्स की पावर एन। इस तरह से इसका समेशन यहाँ पर लिखा जाता है। इसे मैं थोड़ा सेंटर में लिख देता हूँ। तो इसको अगर हम कंपेयर करें किससे, हमारे पास ये जो टर्म आ रहा है ना एन प्लस थ्री और एन, तो अगर ये एन प्लस थ्री को मैं के प्लस एन माइनस वन को पुट की तरह यूज़ करूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट के इज इक्वल्स टू 4। तो के की वैल्यू जब हम 4 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 4 हो जाएगी। और यहाँ समेशन कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी। एक चीज़ समझना, ये जो है ना ये क्या है हमारे पास, डायरेक्ट रिजल्ट है, इसका हम क्या करते हैं, यूज़ कर रहे हैं। ये क्या है, रिजल्ट, ठीक है। तो पुट के इज इक्वल टू 4, तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अब के की जगह, यहाँ पर तो ए की जगह के आ रहा है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, 4 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ 4 पुट करोगे तो 4 माइनस वन कितना हो जाएगा, 3। तो ये n प्लस 3 बन जाएगा, यहाँ पर n ही रहेगा और ये x की पावर n आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये जो वैल्यू है ना, समेशन n इज इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी x की पावर n, ये किसके बराबर आ गया, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 4 के बराबर। ये भी एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, इसे भी आप याद रखना। ये फर्स्ट इक्वेशन। तो पुट इक्वेशन 1 इन द इंटीग्रल, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर बस इतना जो पार्ट आ रहा है ना, इसके जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 4, ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है बस। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो किस में चेंज हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 4 डी एक्स, और ये हो जाएगा 0 से 1/2 ही है हमारे पास, जो लिमिट्स है इंटीग्रेशन की 0 से 1/2 है। अब इसे इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन, यहाँ देखो एक एक्स का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो एक -1 तो यहाँ पर लगाएंगे हम, और फिर -4 प्लस 1 ये तो एज इट इज़ रहेगा, और इस पर लिमिट्स हम लगाएंगे 0 से लेके 1/2 तक की। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -3 अपॉन -1, ये देखो
यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा -3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 0 से x की वैल्यू 1/2। तो मतलब 0 पे तो वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, 1/3 आ जाएगी। 0 पे तो वैल्यू 1/3 आएगी और 1/2 पे वैल्यू पुट करो तो 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 और उसकी पावर -3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8/3 - 1/3, ये हो जाएगा 7/3। तो यही क्या होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 7/3। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। एक बार इसका सोल्यूशन भी आप देख लो, पूरा स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर आपको पूरा सोल्यूशन यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो इसका आंसर आ गया 7/3। बस ये जो रिज़ल्ट है ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसे अगर आपने समझ लिया तो ये आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन हमें करना है 1/1 + cos² x। तो बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन हम लिखेंगे dx। cos² x को क्या लिख सकते हैं, 1/sec² x। तो ये हो जाएगा 1/sec² x। अब इसे सिंप्लीफाई अगर हम करें तो sec² x हमारे पास न्यूमरेटर में चले जाएगा, dx पहले से है और वैल्यू हो जाएगी 1 + sec² x। अब sec² x को हम 10 में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा sec² x dx अपॉन 1 + 1 + tan² x। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sec² x dx अपॉन 2 + tan² x। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर में से। तो यहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रहेगा sec² x dx अपॉन 1 + यहाँ पर मैं लिखूँगा tan x। अब क्योंकि हमने 2 लिया है तो 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे और होल स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। हम t मान लेंगे किससे, tan x/√2 को। तो यहाँ से हमारे पास जो √2 t है वो किसके बराबर आ जाएगा, tan x के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी √2 dt। वो कितना हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec² x dx। तो एक तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास। उसके अलावा एक सेकंड इक्वेशन कौन सी हो गई, ये वाली। तो इन दोनों इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। इसे बोल देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन और इसे बोल देते हैं हम सेकंड इक्वेशन। तो जो इंटीग्रेशन है वो कैसे चेंज हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे तो आ जाएगा t, यहाँ पर तो आ जाएगा t क्योंकि ये tan x/√2 ही लिखा हुआ है। और ये जो sec² dx है यहाँ पर कितना आ जाएगा, √2 dt हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 √2 dt अपॉन 1 + t²। तो ये हो जाएगा √2/2 और ये हो जाएगा tan 1 t + c। तो यहाँ हो जाएगा 1/√2। यहाँ क्या होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/√2 बन जाएगा। और जो t की वैल्यू है ना, ये t की वैल्यू उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इस t की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारे पास tan 1 ऑफ tan x/√2 और प्लस में c। तो ये हो गया हमारे पास आज के इस लास्ट क्वेश्चन का सल्यूशन। तो ये नोट्स की PDF आपको, ये क्वेश्चन एक बार देख लो पहले। और ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं अभी, ये एज इट इज़ PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, आपको कोई इसके लिए चार्ज नहीं करा, बस आपको टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड कर लेना है और इसको आप फ्यूचर में रिवीजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो।
और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद 2024 के 2025 के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और लेटेस्ट अभी 2026 ईयर के जो भी लगभग कुछ ही दिन पहले 10-15 दिन पहले ही हुए हैं इंटीग्रेशन बी के क्वेश्चन, वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो वो सारी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी, वहाँ पर आप ये सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर 2023 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस।